फाइंड आउट कर सकेंगे कि किसमें कितने आइंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। सोडियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा, तो 1 मोल ऑफ सोडियम आइन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आइन देगा। कैल्शियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम आइन एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आइन देगा। जब ये आयोनाइज होगा तो इसकी इक्वेशन में हमारे पास नंबर ऑफ आइंस ज्यादा हो जाएंगे। Na आइंस कैल्शियम के, और कैल्शियम के मुकाबले में जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाला आयन है उसके 2 मोल्स हो जाएंगे, ये 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन। इस तरह से अगर हम डिसोसिएट कर रहे हैं एल्युमिनियम क्लोराइड को, तो इसमें 3 है तो 3 मोल्स क्लोराइड आयन के बन जाएंगे। इसने फाइंड आउट कर लिया था कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है कितने आयन से। और उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसने जो फैराडे यूनिट लिया, तो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू जो चार्ज अपॉन मोल के हिसाब से ये वैल्यू बन रही है 96,485 कूलम पर मोल। ये वैल्यू आपको गिवन है बुक में पेज नंबर 251 पर, फैराडे कांस्टेंट के नाम से। पेज 251 पर आप इसको देखेंगे बुक में तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब इसी चार्ज को, जो बेसिक यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज जो कि फैराडे ने फाइंड आउट किया था, उसको स्टोनी ने आगे के काम को बढ़ाया और स्टोनी ने ये फाइंड आउट किया कि डिफरेंट एलिमेंट से कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और उसने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। जो बेसिक यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। अगर आपके पास एमसीक्यू में आता है कि किसने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का नाम रखा था स्टोनी ने। ये याद रखेंगे, स्टोनी ने 1981, ये देख लीजिएगा, ये शायद थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि भूल है, ये भी देख लीजिएगा। 1891 है आई थिंक, शायद 1891 सर। 1891 है ये। सर मेलिकिन ने भी तो रख किया था ना। हेलिकन ने चार्ज फाइंड आउट किया था, ओनली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये 1891 हो गया। मेलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप मेथड से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया था, और उसका ऑयल ड्रॉप मेथड जो था उसमें उसने ये देखा था कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इस तरह से उसने लिया था, और उसमें उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए थे। उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में से जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट थी वो उसने यहाँ से देख ली थी। यहाँ से इस तरह से आपके पास जो है फिगर बनी हुई होगी, और वो फिगर आप देखेंगे कि ये इस तरह की। तो इस तरह से उसने जो है वो फाइंड आउट कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऊपर चार्ज कितना है। यहाँ से सिंगल ड्रॉपलेट्स ऑयल के गिर रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि आयोनाइजेशन हुई हुई एयर की, तो उसके साथ वो कंबाइन हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो नीचे वाला जो होगा वो होगा कैथोड। जैसे ही करंट देंगे तो जो ऑयल ड्रॉप ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहे थे, वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच हो गए हैं, वो वापस ऊपर जाएंगे, वो नीचे नहीं आएंगे। तो उनकी मूवमेंट को यहाँ से इस आई से यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया, और फिर इस तरह से जो है उसने ऑयल ड्रॉप मेथड से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किए। ये उसने एटमाइजर लिया था, एटमाइजर जिसमें से स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो यहाँ पर जो आयोनाइज हुआ हुआ है गैस उसके साथ मिक्स हो रहे हैं। इस तरह से ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये उसका एक्सपेरिमेंट था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम देखते हैं आगे। ये तो हुआ फैराडे का एक्सपेरिमेंट, और इसमें मिलिकन का एक्सपेरिमेंट भी हमने पढ़ लिया। हम देखते हैं रेडियो एक्टिविटी को। रेडियो एक्टिविटी को हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो सर है, एनएफ क्या है? जी हेलो, सर एनएफ क्या है? एनएफ नंबर ऑफ फैराडे।
और F जो है वो फैराडे कांस्टेंट के लिहाज से सर NF है। यस सर इसमें जो आपने सोडियम क्लोराइड वाली बात बताई कि 1 मोल ऑफ सोडियम और 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो मतलब ये 2 मोल्स बन गए। तो फिर जी इसमें मतलब हम ये कूलम जो है वैल्यू ऑन फ्राडे की जो रखेंगे, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम निकालेंगे इसका आंसर मतलब। हाँ, क्योंकि ये इसके हिसाब से निकालेंगे हम, क्योंकि एन एन जो लिया है ना, नंबर ऑफ मोल के बेस पर ले लिया है F फैराडे, तो तो फैराडे की मतलब तो सर प्रोपोर्शन इसमें वैल्यू ये है, हम नंबर ऑफ के हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसको। मतलब इसमें 2 मोल्स हो गए, तो अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे फराडे की वैल्यू से। 2 टाइम्स हो जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ इसका, और हम इसको अब आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है इसको देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी जो है, इसमें प्रोसेस जो है ये है इमिशन या डिसइंटीग्रेशन या ब्रेकडाउन या स्पॉन्टेनियस, जैसे कि यूरेनियम है, रेडियम है, पोलोनियम है, थोरियम है। और वो किस वजह से है? ड्यू टू अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से रेडिएशंस का मुसलसल इमिट होना, ये प्रोसेस कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की वजह से एक एलिमेंट जो है रेडिएशंस को कंटिन्यूसली इमिट कर देता है, मुसलसल इमिट करता रहता है, और उस इमिशन से वो कन्वर्ट हो जाता है अपने से ज्यादा छोटे एलिमेंट से, अपने से स्मॉलर और अपने से ज्यादा स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, मोर स्टेबल एलिमेंट में और स्मॉलर एटम में। तो अगर आपके पास आता है कि ये रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में, अगर हम लेते हैं यूरेनियम से लेकर प्लम्बम तक लेते हैं, तो प्लम्बम को छोड़ देते हैं, बिस्मुथ तक लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट होगा, जिसका मास सबसे कम होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा। तो बिस्मुथ का है 83, बिस्मुथ का 83 है, और यूरेनियम का 92 है। तो जब एक एलिमेंट रेडिएशंस को इमिट करता है, तो वो अपने से ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कन्वर्जन चलती रहती है कब तक? जब तक के एंड प्रोडक्ट ना बन जाए। वो एंड प्रोडक्ट कौन सी होगी? वो होगी लेड, प्लम्बम, 82 नंबर। तो इसमें हम यहाँ ये नोट करेंगे कि कोई भी एलिमेंट जो हमारे पास है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन हो 82 से, तो वो नेचुरली रेडियो एक्टिव होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट याद रखेंगे आप, ये बात समझ में। 2 है लेड, प्लम्बम, उसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और ये क्यों है? क्योंकि इनका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है। अब इसमें एक बात और भी याद रखिएगा कि हमारे पास जो स्मॉलर एलिमेंट्स होते हैं, छोटे एलिमेंट्स होते हैं, लाइक कार्बन 14, उसके बारे में सोच सकते हैं बच्चे कि कार्बन 14 ये तो इस जितना नहीं है, ये क्यों है रेडियो एक्टिव एलिमेंट? इसी तरह से अगर हम लेते हैं एक और एलिमेंट को लेते हैं, और वो कौन सा? वेल नोन, ये कौन सा एलिमेंट है ज़रा बताएंगे? ये जो मैंने लिखा है सिंबल, किस एलिमेंट का लिखा है? सर हाइड्रोजन का आइसोटोप है। वेरी गुड, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है ट्राइटियम। ट्राइटियम। तो ट्राइटियम T3 और C14, ये एलिमेंट, ये इस तरह से बहुत सारे दूसरे एलिमेंट जो हैं रेडियो एक्टिव हैं। तो ये रेडियो एक्टिव क्यों हैं? जबकि इनका तो मास जो है वो 80 नंबर, इनका 82 से कम है, इसका तो 6 है, इसका 1 है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि अनस्टेबल न्यूक्लियस की। इनमें भी न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है, कार्बन 14 और ट्राइटियम, इन दोनों में
न्यूक्लियॉन्स की क्वांटिटी बढ़ चुकी है, कैपेसिटी से ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स आ चुके हैं, यानी न्यूट्रॉन आ चुके हैं। तो ज़्यादा न्यूट्रॉन अगर हो जाएंगे तो फिर वो अनस्टेबल एलिमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बन 14 और ट्राइटियम ये अनस्टेबल एलिमेंट हो जाते हैं। इसी तरह से और भी रेडियो एक्टिव हैं जिनका नंबर, एटॉमिक नंबर तो कम है, लेकिन ये कि वो अनस्टेबल कहलाते हैं। अब यहाँ देखिएगा, हेनरी बैकुरेल जो है ये जर्मन था, इसने 1895 में इस पर काम किया और पिच ब्लेंड जो यूरेनियम की ओर है उससे इसने यूरेनियम को आइसोलेट किया। और इसमें क्या देखा कि इसको जब भी हम इसमें पिच ब्लेंड को किसी भी चीज़ में रैपिंग कर रहे हैं, लपेट रहे हैं, तो वो मुसलसल एक लाइन इमेज, एक क्लियर इमेज दे रहे हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर, फोटोग्राफिक फिल्म पर जो है वो इमेज मिल रहा है। और वो इमेज जो है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? वो इमेज मिलेगा हमें जब रेडिएशंस इमिट होंगी तो इमेज मिलेगा हमें। तो वो रेडिएशंस के इमिट होने से मुसलसल मिल रहा है। अब उसको उसने लपेटा डिफरेंट शीट्स में, मेटल फॉइल में, सब में, लेकिन जब लेड शीट में रैपिंग की तो देखा कि इमिशन ऑफ रेडिएशन स्टॉप हो गया। तो उसका मतलब उसने कहा कि इमिशन ऑफ रेडिएशन जो है ये स्टॉप हो जाता है जब हम इसको लेड पर आके रखते हैं या लेड के साथ कन्वर्ट होता है लेड में, तब। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है यूरेनियम। यूरेनियम की सर इसका कन्वर्जन दी रीजन हुई है। सर इसका इसका रीजन क्या था? रीजन अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है, यस सर अनस्टेबल ठीक न्यूक्लियस है। की वजह से ये रीजन है इसका। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे कि इसमें हमारे पास जो है यूरेनियम जब कन्वर्ट होता है थोरियम में अल्फा इमिशन के बाद, तो थोरियम जो है वो मोर स्टेबल है किससे? यूरेनियम से। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या ना बन जाए? लेड ना बन जाए, पीबी प्लम्बम यानी लेड ना बन जाए। तो सर ये अब हम इस लेड रखा तो फिर सर क्यों स्टॉप हो गई रेडियोएक्टिविटी? लेड पर आकर न्यूक्लियस स्टेबल हो गया। जब न्यूक्लियस स्टेबल हो गया तो ये प्रोसेस स्टॉप हो गया। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं कि अगर हमारे पास है यूरेनियम, यूरेनियम जिसका नंबर क्या लिया था हमने, मास कितना लिया था? 238। और इसका नंबर क्या लिया था हमने? 92। तो 92 नंबर था इसका। और इसको जो है हमने किया था इसमें, ये 92 नंबर है इसका और 238 इसका मास है। अब जब ये कन्वर्ट होगा किसमें? जब अल्फा इमिशन करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा ये किसमें? अभी बताया था आपको, बताइए। थोरियम। किसमें थोरियम में। कन्वर्ट होगा? थोरियम में थोरियम। कन्वर्ट होगा। थोरियम में कन्वर्ट होगा, उसका मास, थोरियम उसका नंबर कितना होगा थोरियम का? 234। नहीं, ये तो उसका क्या है? 234। एटॉमिक मास 234 उसका मास है और नंबर क्या होगा उसका? 90। 90। ये डिफरेंस निकालिएगा, दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है? 4 and 2 2 का। और 4 सर, 4 and 2। 4 and 2 का डिफरेंस बन रहा है। 4 and 2 के डिफरेंस से हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? अल्फा हम तो लेते हैं हीलियम। अल्फा हीलियम। पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो कि रिजेंबल करते हैं किससे? हीलियम से। हीलियम। हीलियम से रिजेंबल करते हैं और ये हमने 4 और 2 लिया है यहाँ पर। ये 4 जाएगा सुपरस्क्रिप्ट में क्योंकि मास है और 2 जाएगा सबस्क्रिप्ट में क्योंकि नंबर है। ये उसको हम ले आएंगे सबस्क्रिप्ट में नीचे। तो ये रिजेंबल करता है किससे? अल्फा पार्टिकल से। ये है हमारे पास अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियाई, सर हीलियम का न्यूक्लियस उससे मैच करता है। अब ये बताइएगा कि अगर हमारे पास थोरियम कन्वर्ट होता है रेडियम में, तो रेडियम की वैल्यूज बताइए मुझे, क्या होंगी रेडियम की वैल्यूज? सर नंबर क्या? 230 तो मास एंड 230 हो जाएगा। यस,
230 हो गया, सर नंबर 90 88 में से 2 माइनस कर देंगे 88 हो जाएगा। 88 हो जाएगा ये। तो ये हो गया 88। और ये जब रेडॉन कन्वर्ट होगा, रेडियम कन्वर्ट होगा रेडॉन में, तो रेडॉन में क्या आएगा? 228 and 86 228 226 226 2 to 226 6 6 और ये 86 88 रहेगा, 86 नो 86 सर हो -2 जाएगा। होगा। रेडॉन कन्वर्ट होगा पोलोनियम में, तो कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा बताइए? 84 222 224 222 222 और ये 84। 84 और जब पोलोनियम कन्वर्ट होगा प्लम्बम में तो क्या होगा? 82 and 220 ये तो हो गया 218 और ये कितना? 190 218 218 218 ये हो Yes, जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपको बनानी पड़े तो आप बिल्कुल इजीली बना लेंगे। इन क्वेश्चंस में आपको रिएक्टेंट साइड पर ऊपर वाला एलिमेंट रखना है और उसके साथ प्लस करके आपको अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियाई रखनी है। अगर आप इसको अल्फा पार्टिकल बना के लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा और ये 4 और ये 2, ये भी करेक्ट है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये भी करेक्ट है। ये हीलियम लिया हमने और हीलियम के ऊपर हमने यहाँ पर दे दिया है +2 चार्ज। +2 चार्ज मीन्स हीलियम का न्यूक्लियस, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए और ये 4 उसका मास है और ये 2 उसका नंबर है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन बन गई। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसके क्वेश्चन को। तो ये हुआ अल्फा इमिशन। अल्फा सर इमिशन ये रेडिएशन से न्यूट्रॉन कैसे कम हो जाते हैं? रेडिएशन से न्यूट्रॉन कैसे कम हो जाते हैं? न्यूट्रॉन कैसे कम हो जाते हैं? क्योंकि इसमें से हमारे पास न्यूक्लियस में से इतना कम हो रहा है, इतना कम हो रहा है मतलब कि 4 उसका मास है और मास का मतलब आपको पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये दोनों उसमें से निकल रहे हैं। अल्फा इमिशन हो रही है, ये निकल रहे हैं। इनके निकलने की वजह से उसका जो है मास कम हो जाएगा, यानी वो एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने से छोटे एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कन्वर्जन चलती रहेगी। और ये कन्वर्जन क्यों हो रही है? अब ये आपको बताया था, बताइए क्यों हो रही है कन्वर्जन? ये due to unstable nuclear अनस्टेबल न्यूक्लियर वजह से हो रही है, बिल्कुल सही। तो इसमें हम देखते हैं आगे कि रेडिएशंस जो निकल रही थी उनको डिटेक्ट किस तरह से किया। जब उनको ये लेड ब्लॉक रखा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है और इसको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो देखा कि कुछ रेडिएशंस जो हैं वो नेगेटिव पोल की तरफ चली गई, कुछ रेडिएशंस पॉजिटिव पोल की तरफ चली गई, कुछ स्ट्रेट चली गई। तो जो नेगेटिव की तरफ गई हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज, उनको अल्फा का नाम दिया। जो पॉजिटिव तरफ गई उन पर नेगेटिव चार्ज, उनको नाम दिया बीटा का। और जो स्ट्रेट चली गई उनको नाम दिया इसका गैमा का। इस तरह से अल्फा बीटा गैमा न्यूट्रल रेडिएशंस स्ट्रेट चली गई। अब इन रेडिएशंस को हम देखेंगे कि ये रेडिएशंस जिनको हमने अल्फा बीटा गामा का नाम दिया था, इनके डायरेक्शन के बेस पर इनको डिस्टिंग्विश किया है। इसके साथ फिर अब आप इसमें ये भी देखेंगे कि कितनी रेडिएशंस इमिट हो सकती हैं और इसमें रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है उसमें दूसरा कंट्रीब्यूशन जो था वो मिस्टर एंड मिसेस क्यूरी का था, जो शायद हमने यहाँ जिक्र नहीं किया। मिस्टर एंड मिसेस क्यूरी का कंट्रीब्यूशन, पैरी क्यूरी और मैरी क्यूरी का, इन दोनों के नाम पर, क्यूरीज के नाम पर एक यूनिट क्यूरी लिया जाता है और दूसरा यूनिट बैक्यूरेल लिया जाता है। एक बैक्यूरेल में कितनी क्यूरीज होती हैं? एक बैक्यूरेल में कितनी क्यूरीज होंगी? 1 बैक्यूरेल और 1 क्यूरी, ये आपके पास जो है इनका रिलेशन दिया हुआ है। ये रिलेशन देख लीजिएगा, गीगा बैक्यूरेल और पिको कैक्यूरेल, पिको क्यूरी, सी आई क्यूरी है और बी क्यू बैक्यूरेल है, ये इसके यूनिट्स हैं।
इनको आप थोड़ा और कंफर्म कर लीजिएगा नेट पर। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट भी लग रहा है, शायद मैंने आज क्लास में जो लिखा था वो थोड़ा सा चेंज था एक और ग्रुप में, तो अपोजिट लिख दिया था शायद गलती से। ये ज़रा देख लीजिएगा आप। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज को। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं अल्फा रेज की वो आप यहाँ देख लेंगे। सर इन सारी प्रॉपर्टीज को हमने समराइज किया हुआ है टेबल में। यस सर वो ऊपर वाली लाइन बताइएगा, दीज रेडिएशंस आर सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड हाँ, परपेंडिकुलर इन टू द डायरेक्शन ऑफ एमिशन। अभी बताते हैं आपको। इन रेडिएशंस में जब हमने इनको रखा गया, हमने इनको किस में रखा, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये देखा कि ये रेडिएशंस इमिट हो रही हैं स्ट्रेट। यहाँ दोनों तरफ को हमने ये अप्लाई कर दी मैग्नेटिक फील्ड, तो जो पॉजिटिव पोल था उस तरफ को कुछ रेडिएशंस इमिट हो गई, कुछ चली गई नेगेटिव की तरफ को और कुछ चली गई स्ट्रेट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास है लेड ब्लॉक। इस लेड ब्लॉक में से ये रेडिएशन जो स्ट्रेट जा रही थी, ये पूरी स्ट्रेट जा रही हैं। इनके स्ट्रेट जाने से जब हमने इनको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो हमने देखा कि ये रेडिएशंस जो हैं ये स्प्लिट हो गई तीन स्ट्रीम्स में, थ्री स्ट्रीम्स में ये ब्रेक हो गई। कुछ चली गई ये पॉजिटिव पोल की तरफ, कुछ नेगेटिव पोल की तरफ और कुछ स्ट्रेट चली गई। जो नेगेटिव पोल की तरफ गई उनको अल्फा का नाम दिया, जो पॉजिटिव पोल की तरफ गई उनको बीटा का नाम दिया और जो स्ट्रेट गई उनको हमने गामा का नाम दिया। ये थ्री स्ट्रीम्स थी। समझ आ गया? जी सर। इस बिलाल आपका क्वेश्चन? नेगेटिव सर जब अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे तो इसका मतलब है सिर्फ प्रोटॉन निकलेगा। नहीं, अल्फा पार्टिकल के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है। डबल पॉजिटिव चार्ज है तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। डबल पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से वो हीलियम के न्यूक्लियस से रिजेम्बलेंस रखती हैं। प्रोटॉन नहीं कहेंगे, प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा हैवियर हैं। इसी बेस पर जो है रदरफोर्ड ने फाइंड आउट किया था न्यूक्लियस को, और इसी बेस पर रदरफोर्ड के नाम पर कंट्रीब्यूशन जो है वो आ जाता है, प्रोटॉन का भी समटाइम्स लिखा हुआ होता है। जी चलें आगे। क्या क्वेश्चन है? पिच ब्लेंड यूरेनियम की ओर है। यूरेनियम ओर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ यूरेनियम, मिनरल फॉर्म ऑफ यूरेनियम। ठीक है। अब वो जो ऊपर जो लिखी हुई है लाइंस, उन लाइंस को यहाँ पर देख लेंगे आप कि यहाँ पर आपके पास क्या है इस टेबल में। तो ये जो टेबल है आपके पास, इसमें ये बताया है कि सिंबल या नेचर अल्फा की क्या है, हीलियम की तरह है। इसको इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं। ये करेक्ट है। किसके लिए? अल्फा के लिए। अल्फा का मास दिया 4, बीटा का मास है 1/2000, गामा का मास 0 है। चार्ज अल्फा पर चार्ज +2 है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? +1। तो प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का चार्ज उसके मुकाबले में अल्फा बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत हैवियर है। और उसके बाद फिर आयोनाइजेशन एबिलिटी इनकी बहुत हाई होती है, स्पीड इनकी स्लो होती है। 100 भी लिखा जाता है समटाइम्स कि 100 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, या फिर इस तरह से भी लिखा जाता है 10⁻7, यानी कि और भी कम हो जाती है, 10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी हो जाती है। जबकि ये 10⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उस तरह से ये इनकी स्पीड है। आयोनाइजेशन एबिलिटी अल्फा की बहुत ज़्यादा है, बीटा की नॉर्मल है और गामा की नेग्लिजिबल है, यानी ज़ीरो भी कह देंगे या नेग्लिजिबल कह देंगे, बहुत ही कम। पेनिट्रेशन पावर आपको बुक में से याद रखना है कि अल्फा का है 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, 1 cm टू 2 cm, 1 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक हवा में। और इसको बीटा में देखेंगे तो 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक एयर में। और इसको गामा को देखेंगे तो इसका जो है
15 to 20 सेंटीमीटर लेड ब्लॉक में। लेड ब्लॉक में ये 15 से 20 सेंटीमीटर तक जा सकती है, यानी वैसे तो बहुत ज़्यादा जा सकती है। तो लेड ब्लॉक में भी इतना, कंक्रीट ब्लॉक में भी यहाँ तक जा सकती है। सर और गामा रेज में क्या एमिट आउट होता है? गामा रेज में इमिशन क्या होगी? गामा तो खुद इमिशन हो रही है, गामा इमिशन हो रही है ना। कन्वर्जन क्या होगी वो अभी हम नीचे देखते हैं। कन्वर्जन, एक एटम दूसरे एटम में कैसे कन्वर्ट होगा वो हम अभी नीचे देखते हैं। हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, अगर हम कर सके तो अभी हम कर लेंगे। ये देखिए, स्टॉप्ड बाय, अल्फा को हम स्टॉप कर सकते हैं किससे? पेपर से। बीटा को स्टॉप कर सकते हैं किससे? एल्यूमिनियम फॉइल से। गामा को स्टॉप कर सकते हैं किससे? लेड ब्लॉक से, कंक्रीट ब्लॉक से। उसमें से भी अगर हमारे पास जो है उसकी जो है होनी चाहिए अबाउट 20 सेंटीमीटर थिकनेस तक, ये अगर होगी तो भी पास हो जाएंगी। अगर 20 से ज़्यादा होगी तो पास नहीं हो सकेंगी। तो 20 सेंटीमीटर थिकनेस होगी तो उसमें से ये पास नहीं हो सकेंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि इनकी इक्वेशंस, अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन और गामा इमिशन, ये ज़रा नोट कीजिएगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। अल्फा इमिशन में जो पेरेंट एटम है उसमें और डॉटर एटम में फ़र्क क्या होता है? पेरेंट एटम और डॉटर एटम, यूरेनियम यूरेनियम लिया था हमने 238, अभी आपसे पूछा भी था, आपने बताया भी है पीछे। 238 और ये 92, ये है पेरेंट एटम। जब ये अल्फा इमिशन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? थोरियम में। तो ये थोरियम इसका हुआ डॉटर एटम। तो 234 और 90, 234 और 90, यूरेनियम जो है वो थोरियम में कन्वर्ट हुआ। ये कहलाएगा पेरेंट एटम, ये कहलाएगा डॉटर एटम, और ये है अल्फा इमिशन। अल्फा इमिशन हो रही है जो कि 4n2 के साथ है। इसके बाद फिर बीटा इमिशन को देखें। बीटा इमिशन में क्या हो रहा है? पेरेंट एटम और डॉटर एटम दोनों में फर्क है। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके पास है कार्बन 14 और इसका एटॉमिक नंबर है 6। जब ये कार्बन 14 में से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो मास सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। एटॉमिक नंबर जो है, एक नंबर इंक्रीज हो गया और कुछ रेडिएशंस इमिट हुई, उन रेडिएशंस को बीटा इमिशन का नाम दिया, जिसका मास ना होने के बराबर है। और इसमें आप क्या कहेंगे? बीटा इमिशन में जो पेरेंट एटम और डॉटर एटम है वो दोनों आपस में क्या हैं? आइसोबार्स। पेरेंट एटम और डॉटर एटम दोनों आपस में क्या हैं? आइसोबार। आइसोबार किसी को याद है क्या होते हैं? सर ये मासेस सेम है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के। जी, एटम्स जिनके एटॉमिक मासेस सेम हो उनको आइसोबार्स कहते हैं। आइसोबार्स आइसोबार्स वो एटम्स जिनके डिफरेंट एलिमेंट के वो एटम्स जिनके एटॉमिक मासेस सेम हो तो वो कहलाते हैं आइसोबार्स। तो ये आइसोबार्स हो गए। इसके बाद फिर ये देखिएगा कि गामा इमिशन में जो हमारे पास कन्वर्ट होंगे, ये हमने थोड़ी सी इसमें करेक्शन करी थी लेकिन नहीं की, तो इसको करेक्शन कर लें। गामा इमिशन में स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन इनहेल करने से एटम जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? एटम कन्वर्ट हो जाएगा अपने से, देखिएगा ये क्या होगा, ये है आपके पास गामा इमिशन। अब सही है, इसमें करेक्शन हो गई, ये है गामा इमिशन। पेरेंट एटम और डॉटर एटम दोनों में डिफरेंस क्या है? आपके पास है कॉपर, जिसका एटॉमिक मास है 63 और उसका एटॉमिक नंबर है 29। अब
इसमें जब हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को ये इनहेल कर लेता है तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है, ये हो गया 64 और ये है 29 अगेन। और इमिट क्या कर रहा है, ये इमिट आउट करेगा ये गामा रेस को जिसका मास भी जीरो और चार्ज भी जीरो, दोनों जीरो। तो अब हम इसमें क्या याद रखेंगे कि पेरेंट एटम एंड डॉटर एटम बोथ आर आइसो, क्या होंगे ये दोनों आपस में, आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। ये हो जाएंगे आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, आइसोटोप्स हो जाएंगे। तो आइसोटोप्स कब किस केस में बनेंगे, जब हमारे पास कौन सी इमिशन होगी, अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन या गामा इमिशन, गामा इमिशन। आइसोबार्स कब बनेंगे, बीटा इमिशन में बनेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें आइसोबार्स को, आइसोटोप्स को, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हमारे पास अब टाइम बहुत कम है, थोड़ा सा आगे का बता देंगे इसमें आगे क्या करना है आपको काम। आगे आपके पास ये रहा, ये देखिए, ये है आपके पास कन्वर्जन, यूरेनियम, यूरेनियम कन्वर्ट हुआ थोरियम में, इमिशन कौन सी हुई, ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, अल्फा इमिशन। थोरियम कन्वर्ट हुआ प्रोटेक्टियम में, इमिशन कौन सी हुई, बीटा इमिशन। और प्रोटेक्टियम कन्वर्ट हुआ एक्टिनम में और कन्वर्जन कौन सी हुई, अल्फा इमिशन हुई। और एक्टिनम कन्वर्ट हुआ थोरियम में, इमिशन कौन सी हुई, बीटा इमिशन। ये पूरा चेन जो है वो याद रखिएगा, जो भी हमने लिखा भी था, यूरेनियम से थोरियम, थोरियम से फिर